यस सर। चलो बताओ तो लास्ट क्लास में कहाँ तक किए थे हम लोग? केमिकल बॉन्डिंग ही पढ़ रहे थे ना? इसमें शायद लोएस्ट स्ट्रक्चर ड्रॉ करना सिखा दिया था तुम लोगों को। यस सर। यस सर। लोएस्ट स्ट्रक्चर तक ही हुआ है या उसके आगे भी हुआ है कुछ? सर फॉर्मल चार्ज तक। अच्छा, फॉर्मल चार्ज। ठीक है, तुम लोग को एनसीईआरटी से कुछ कुछ पढ़ने बोले थे आयनिक कंपाउंड्स के बारे में, वो पढ़ लिए? बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड ऑर्डर, ये सब। फिर लैटिस क्या होता है, ये सारा चीज पढ़े हो? यस और नो, जल्दी बोलो। हेलो, पढ़े हो या नहीं? यस सर। कुछ समझ आया उसमें? सर लैटिस एंथैल्पी नहीं समझ आया। लैटिस एंथैल्पी में क्या है? कोई भी आयनिक कंपाउंड जो होता है ना, वो लैटिस बनाता है। लैटिस बोलने का मतलब कि कैटायन और एनायन जो होते हैं वो 3D स्ट्रक्चर होता है ना, उसमें कैटायन और एनायन का पोजीशन जो होता है वो फिक्स्ड होता है स्पेस में। ठीक है, तो वो सॉलिड स्टेट चैप्टर जब पढ़ोगे तो वहाँ पे पूरा डिटेल में हम लोग पढ़ते हैं कैसे कितने डिफरेंट टाइप्स के लैटिस होते हैं। तो जब हम लोग ये बोलते हैं, ये बॉन्ड का फॉर्मेशन, जैसे मान लो Na+ है और ये Cl- है, अब ये दोनों लैटिस बना रहे हैं। ठीक है, तो सोडियम का पोजीशन और Cl-, Na+ का पोजीशन और Cl-, ये कैटायन है और ये हो गया अनायन। तो इन दोनों का पोजीशन जो होता है लैटिस में ये फिक्स रहता है। ठीक है, अलग अलग टाइप के लैटिस होते हैं। अब इन दोनों के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स है जिसको हम लोग कौन सा फोर्स बोलते हैं? आयनिक बॉन्डिंग। ये फोर्स जो डेवलप हुआ है बॉन्ड में, तो उसको हम लोग आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। और आयनिक बॉन्ड के थ्रू जो कंपाउंड्स बना है उसको आयनिक कंपाउंड बोलते हैं। तो 1 मोल आयनिक कंपाउंड का जब फॉर्मेशन होगा ना, 1 मोल आयनिक कंपाउंड का जब भी फॉर्मेशन हो रहा होगा, ठीक है, मतलब हम लोग ऐसे बोलते हैं कि Na+ गैसियस, ठीक है, और प्लस Cl- गैसियस, और ये जब मिल के 1 मोल NaCl सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा होगा, तो इस केस में जो एनर्जी रिलीज होता है ना, क्योंकि जब भी बॉन्ड फॉर्मेशन होगा तो हमेशा वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। तो ये 1 मोल NaCl बनने में, ये NaCl का 1 मोल ले रहे हैं, तो 1 मोल NaCl जब बनेगा सॉलिड फॉर्म में, तो इस केस में जितना भी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो रहा होगा उसी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज को हम लोग लैटिस एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, तो इसका लैटिस एनर्जी हो गया। या फिर दूसरे टर्म में हम फाइंड करते हैं लैटिस एनर्जी को कि 1 मोल NaCl को जब हम लोग ब्रेक करेंगे, तो 1 मोल NaCl को ब्रेक करेंगे किस में? Na+ गैस और प्लस Cl- गैस। तो यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, तो बॉन्ड ब्रेकिंग वाला प्रोसेस ये क्या होगा? एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। तो इसके 1 मोल को तोड़ने में, और ये अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस अगर गैसियस फेज में चला गया कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस के, तो इस केस में जितना भी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होगा उसको भी हम लोग लैटिस एनर्जी बोलते हैं। तो दोनों में ऑलमोस्ट, दोनों में सेम ही मैग्नीट्यूड तो सेम ही रहेगा, साइन का अंतर हो जाएगा। इसमें जो आएगा, इसमें एनर्जी रिलीज हो रहा है तो यहाँ पे डेल्टा जो आएगा नेगेटिव आएगा, और इसमें एनर्जी रिक्वायर्ड होगा तो यहाँ पे हम लोग पॉजिटिव के टर्म में बोलेंगे। ठीक है, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, साइन अंतर हो जाएगा। समझ गए? तो इसी को बोला जाता है लैटिस एनर्जी। क्लियर है? तो ये मेनली हम लोग आयनिक कंपाउंड्स के लिए यूज करते हैं, क्योंकि आयनिक कंपाउंड ही जनरली लैटिस बनाते हैं, तो आयनिक कंपाउंड के लिए यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, सर इसमें लास्ट में टू एन इनफिनाइट डिस्टेंस क्यों लिखा हुआ है? इनफाइनाइट डिस्टेंस इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ये इसके जो आयंस होने चाहिए ना, उनके बीच में अब कोई अट्रैक्शन बचा हुआ नहीं रहना चाहिए। समझ में आया? अगर थोड़ा बहुत भी वो अगर क्लोज रहेंगे तो थोड़ा बहुत तो इंटरेक्शन रहेगा ही ना, तो इतना दूर उसको कर दिया गया है कि उसमें कोई भी इंटरेक्शन अब बिल्कुल जीरो है, इसलिए इनफाइनाइट डिस्टेंस यूज किया गया है। ठीक है, समझ आया? तभी तो एग्जैक्टली हम लोग डिफाइन कर पाएंगे ना कि कितना एनर्जी रिक्वायर्ड हुआ उसको पूरा सेपरेट करने में। अगर इंटरेक्शन रहेगा ही तब तो टोटल एनर्जी नहीं निकलना है ना वहां से। इंटरेक्शन बिल्कुल जीरो करना है, मतलब कंप्लीटली सेपरेट कर देना है सारे आयंस को, तभी लैटिस एनर्जी बोलते हैं उसको। ठीक है, यस सर। चलो और कुछ इसमें किसी को भी?
और कुछ पूछना है? बाकी लोग तो पढ़े ही नहीं हो लगता है। चलो, इसी में आयनिक कंपाउंड से रिलेटेड ही एक रूल होता है, फजान्स रूल, ये डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। फजान्स रूल कोई पढ़े थे? यस और नो? एनसीईआरटी में ये भी मेंशन किया हुआ है, चलो इसको देख लेते हैं। तो जैसे देखो, ये फजान्स रूल एप्लीकेबल है आयनिक कंपाउंड्स के लिए। क्या आयनिक कंपाउंड्स के लिए, वो चीज हम लोग देखते हैं अभी। तो जैसे तुम लोग पढ़े होगे कि कोई भी कोवेलेंट कंपाउंड है, तो कोवेलेंट कंपाउंड में हम लोग पढ़े कि दो टाइप के कोवेलेंट बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं कोवेलेंट बॉन्डिंग में। एक होता है पोलर और दूसरा होता है नॉन पोलर बॉन्ड। तो अगर पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होगा तो वहां पे देखे होगे, पोलर जैसे ए और बी के बीच में ये पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है, ठीक है। तो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड एराइज कब होगा? जब ए और बी के बीच का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है, डिसिमिलर एटम होना चाहिए। तो डिसिमिलर एटम है यहाँ, तो जैसे हम लोग एज्यूम करते हैं यहाँ पे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी। तो अब ये मान लो सिंगल एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शेयर हो रहा है दोनों का। तो अगर एक का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 20 से ज्यादा है तो ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बीच में रह पाएगा क्या? बताओ, बीच में रहेगा या किसकी तरफ वो अट्रैक्ट हो जाएगा? बोलो। अगर ए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है 20 से, तो वो इलेक्ट्रॉन जो है किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा? ए ए की तरफ। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ए की तरफ चला गया तो ए के ऊपर देखोगे पार्शियल नेगेटिव और बी के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब ये चार्जेस जो डेवलप हो रहे हैं ये पार्शियल चार्जेस है, भले ही पूरा चार्जेस नहीं है, लेकिन ये चार्जेस जो डेवलप हो रहे हैं, तो इसी चार्जेस की वजह से हम लोग क्या बोलते हैं कि इस कोवेलेंट बॉन्ड में क्या आ गया, थोड़ा बहुत आयोनिक कैरेक्टर आ गया। क्योंकि मेनली चार्जेस इन्वॉल्व किस में होता है, किस टाइप के बॉन्डिंग में होता है? आयनिक बॉन्डिंग में, जहाँ पे कैटायंस और एनायंस पहले से प्रेजेंट होते हैं। तो चार्जेस बेसिकली वो जो है आयनिक बॉन्डिंग का कैरेक्टरिस्टिक है। लेकिन यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड में हम लोग देख रहे हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से इस कोवेलेंट बॉन्ड में भी पार्शियल चार्जेस का डेवलपमेंट हो जा रहा है। तो हम लोग बोलेंगे कि ये कोवेलेंट बॉन्ड जो है प्योरली 100% कोवेलेंट नहीं है, इसमें कुछ ना कुछ अमाउंट क्या है, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर डेवलप हुआ है, कुछ ना कुछ परसेंट आयनिक कैरेक्टर इसमें आ गया है, ठीक है। वो चार्जेस की वजह से बोलते हैं हम लोग कि पोलैरिटी जो डेवलप हो रहा है उसकी वजह से इसमें कुछ ना कुछ सर्टन परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर का है। ये प्योरली 100% कोवेलेंट बॉन्ड नहीं है, ठीक है। उसी तरह कोई भी आयनिक बॉन्ड भी होता है ना, तो आयनिक बॉन्ड भी 100% आयोनिक नहीं होता है। जैसे कोवेलेंट बॉन्ड 100% कोवेलेंट नहीं है यहाँ पे, उसी तरह कोई भी आयनिक बॉन्ड जो है हम लोग बोलते हैं कि 100% आयोनिक नहीं होता है। इसके अंदर भी कुछ ना कुछ पार्शियल क्या होता है, पार्शियल कोवेलेंट कैरेक्टर आता है, पार्शियल कोवेलेंट। हर एक आयनिक बॉन्ड के अंदर कुछ ना कुछ पार्शियल कोवेलेंट कैरेक्टर आता है, और पार्शियल कोवेलेंट कैरेक्टर को ही एक्सप्लेन किया जाता है फजान्स रूल्स, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे एक पॉइंट लिख देते हैं, एक लाइन, जस्ट all the covalent bonds have some partial ionic character the ionic bonds also have partial कोवेलेंट कैरेक्टर। उसी तरह हर एक आयनिक बॉन्ड में कुछ ना कुछ पार्शियल कोवेलेंट कैरेक्टर डेवलप होता है, और उसी को एक्सप्लेन किया जाता है, which is explained by Fazan's rule, ठीक है। समझ आया फजान्स रूल का एप्लीकेशन क्या है, कहाँ पे अप्लाई करना है हम लोगों को? कि किसी भी आयनिक कैरेक्टर में हमको कंपेयर करना है, किसी भी आयनिक बॉन्ड में कंपेयर करना है कि कितना परसेंटेज कोवेलेंट कैरेक्टर डेवलप हुआ होगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक कंपाउंड हम लोग लेते हैं, यहाँ पे जस्ट कंपैरिजन ही हम लोग कर सकते हैं, एग्जैक्ट डेटा से मतलब नहीं है। NaBr एक कंपाउंड लिए हैं और दूसरा लिए हैं, ये सोडियम ब्रोमाइड है, और दूसरा एल्यूमिनियम AlBr होल थ्राइस, एल्यूमिनियम ब्रोमाइड, ठीक है। अब यहाँ भी बोलोगे ये देखो, ये क्या है, Na प्लस कैटायन होगा इसमें, और ये Br माइनस है। यहाँ भी Al3 प्लस और कैटायन और Br माइनस एनायन है।
अब इसमें देखोगे ना, इसका एक डेटा मेरे पास है। मेल्टिंग पॉइंट इसका जो है ये है 775 डिग्री सेल्सियस, और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है AlBr3 का, ये 97.5 डिग्री सेल्सियस। देख रहे हो कितना ज्यादा का अंतर है। तो अब इसमें भी कुछ ना कुछ सर्टन कोवेलेंट कैरेक्टर होगा और इसमें भी कुछ ना कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। अब इसका मेल्टिंग पॉइंट देख के लग रहा होगा कि ये कंपाउंड जो AlBr3, ये प्रीडोमिनेंटली इसमें कौन सा कैरेक्टर डोमिनेट कर रहा होगा। क्योंकि आयनिक बॉन्डिंग, आयनिक कंपाउंड्स और कोवेलेंट कंपाउंड में जब तुम लोग कंपेयर करोगे, मेल्टिंग पॉइंट किसका हाई होना चाहिए? किसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, आयनिक या कोवेलेंट? Ionic, को ionic, कोवेलेंट। ionic. कोवेलेंट का मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा। दोनों में से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन सा है? आयनिक। आयनिक है। तो जो भी कंपाउंड्स आयनिक बॉन्ड के थ्रू फॉर्म होने चाहिए तो उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है। तो ये NaBr जो है, ये ऑलमोस्ट इसमें 100% आयोनिक बॉन्ड है। ऑलमोस्ट 100% बोल रहे हैं क्योंकि प्योरली 100% तो हो नहीं सकता है, थ्योरेटिकल हम बात कर रहे हैं। तो इसलिए देखो इसका मेल्टिंग पॉइंट 775, बहुत ज्यादा हाई आयोनिक कैरेक्टर है इस बॉन्ड के, इस कंपाउंड के अंदर। वही सेम अगर एल्यूमिनियम ब्रोमाइड का अगर केस देखें तो इसका मेल्टिंग पॉइंट देखो इसके कंपैरिजन में बहुत ही कम है। तो इसका मतलब इसमें ज्यादा से ज्यादा कैरेक्टर कौन सा, डोमिनेटिंग कैरेक्टर कौन सा होगा, आयनिक या कोवेलेंट? कोवेलेंट। बताओ, कोवेलेंट। और यही कोवेलेंट कैरेक्टर आने की वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या आ गया है, बहुत ज्यादा डिक्रीज कर गया है। समझ रहे हो? अब इसको एक्सप्लेन करते हैं कैसे हम लोग इसमें कंपेयर कर सकते हैं, कैसे कि सर, किस में कोवल। हाँ बोलो। सर AlBr3 के जो आयनिक कंपाउंड, एक और दूसरा एग्जांपल लेंगे जिसका AlBr3 से भी कम रहेगा, तो सर तो वो और कोवेलेंट कंपाउंड डोमिनेट करता होगा उसको। मतलब समझे नहीं, क्या बोल रहे हो? कि कोई और दूसरा कंपाउंड ले ले जिसका मेल्टिंग पॉइंट और कम हो जाए। यस सर, तब तो वो और आए, वो और कोवेलेंट टाइप होगा ना। ये जस्ट कंपैरिजन है, अभी हम बताएंगे कैसे कंपेयर करते हैं। एग्जैक्ट डेटा हम तो नहीं याद रख सकते हैं ना किसी का, यहाँ पे तो डेटा हम दे दिए तो हम लोग यहाँ पे उसको एक्सप्लेन कर पाए। लेकिन अगर मान लो तुमको कंपेयर करने बोला जाए इसी के बेसिस पे, तो कैसे कंपेयर करेंगे वो हम देखते हैं। हम लोग कंपेयर कर सकते हैं बेसिकली कि कौन सा कंपाउंड जो है उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा और किसमें कोवेलेंट कैरेक्टर कम होगा, तो वो कंपैरिजन अभी बता रहे हैं। ठीक है, पहले इसको नोट डाउन करो तुम लोग। यस। कर लिए? कोवेलेंट कैरेक्टर यहाँ पे लिख लेना, डोमिनेट्स। इसीलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, बहुत ज्यादा कम हो गया। चलो अब इसको हम लोग एक्सप्लेन करते हैं ना, कोवेलेंट कैरेक्टर को एक्सप्लेन करते हैं दो टर्म्स में, फजान्स रूल में। केटायन के लिए यूज होता है पहला जो टर्म है, पोलराइजिंग पावर। कोवेलेंट कैरेक्टर डिटरमाइन करने के लिए पहला जो टर्म हम लोग पढ़ रहे हैं, ये पोलराइजिंग पावर है। ये किसके लिए यूज करना है हमको? केटायंस के लिए। ठीक है। और दूसरा जो टर्म है इसमें, पोलराइजिबिलिटी। पोलराइजिबिलिटी ये यूज करते हैं हम लोग फॉर एनायंस। ठीक है। तो केटायंस और एनायंस के लिए दो अलग अलग टर्म में हम लोग बात कर रहे हैं। केटायन के लिए बेसिकली यूज करेंगे पोलराइजिंग पावर, एनायन के लिए पोलराइजिबिलिटी। अब यहाँ देखो पोलराइजिंग पावर का मतलब क्या हुआ। पोलराइजिंग पावर एक्चुअली में है क्या कि द एबिलिटी ऑफ ए केटायन टू distort the shape of an anion is known as its polarizing power। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किसी भी कैटायन का वो एबिलिटी, मतलब कि वो कितना जो है एनायन के शेप को डिस्टॉर्ट कर सकता है, वो चेंज कर सकता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं पोलराइजिंग पावर। ठीक है। तो जैसे मान लो फॉर एग्जांपल ये है, जैसे ये हमारा कैटायन है, ये A+ है, इसको जूम कर लेते हैं, और A+ कैटायन हो गया। ये मान लेते हैं हम लोग ये हमारा एनायन है B-। ठीक, ये एनायन हो गया। तो ये कैटायन क्या करता है ना, इस एनायन को क्या करेगा, अपनी तरफ पुल करना चाहेगा। ठीक है, कैटायन और एनायन का पोजीशन फिक्स्ड है। ठीक, कैटायन क्या करेगा, इस एनायन को पुल करना चाहेगा। तो पुल करेगा तो इस
कैटायन के जो, ये मान लो ये एनायन हम लोग इस तरह से स्पेरिकल एज्यूम करते हैं, तो ये जो इस ये पार्ट जो है, इस स्फीयर का जो पार्ट इसके ज्यादा क्लोज रहेगा वो क्या करेगा, इसको ज्यादा पुल कर सकता है, ठीक है, इस तरह से। तो हम लोग बोलेंगे कि यह इसके शेप को क्या करता है, डिस्टॉर्ट करता है। और ये डिस्टॉर्शन बेसिकली हम लोग किस में देखते हैं, ये डिस्टॉर्शन की वजह से ही हम लोग बोलते हैं कोवेलेंट कैरेक्टर आ रहा है, क्योंकि मेनली जो डिस्टॉर्शन आता है, शेप में जो चेंज आता है, वो मेनली हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड्स में देखते हैं। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड में अभी हम लोग ओवरलैपिंग नहीं पढ़े हैं, लेकिन ओवरलैपिंग जब बताएंगे तो वहां पे तुम लोग देखोगे कि मान लो ए और बी के बीच में कोवेलेंट बॉन्डिंग बना है, तो मान लेते हैं ए का पी ऑर्बिटल यूज हो रहा है और बी का पी ऑर्बिटल यूज हो रहा है। तो ये पी ऑर्बिटल के बीच में, ये दोनों ए और बी का पी ऑर्बिटल अगर बॉन्ड बनाना है, तो इन दोनों के ऑर्बिटल्स को क्या करना होगा, ओवरलैपिंग करना होगा। तो ये कुछ इस तरह से ओवरलैपिंग होता है, और ओवरलैपिंग होने के बाद शेप क्या हो जाता है उसका, पूरा बिल्कुल इस तरह से बीच वाला पोर्शन पूरा कंबाइन हो गया, ठीक है, और इधर ये इस तरह से हो गया, ये बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ गया। तो इसको हम लोग रिप्लेस कर देते हैं, ए और बी के बीच में यहाँ पे बॉन्ड बन गया। तो ये बेसिकली इस टाइप का सिनेरियो हम लोग देखते हैं कोवेलेंट कंपाउंड में, जहाँ की ऑर्बिटल्स का क्या होता है, ओवरलैपिंग होने से उसके ऑर्बिटल्स का जो एक्चुअल में शेप है वो डिस्टॉर्ट होता है, ठीक है। तो ये बेसिकली हम लोग किस में, ये कैरेक्टरिस्टिक किसका है, डिस्टॉर्शन जो होता है उनके ऑर्बिटल्स के शेप का, तो वो बेसिकली कोवेलेंट कंपाउंड्स में हम लोग देखते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड्स में देखते हैं। तो ये जो है आयनिक बॉन्ड्स में भी, अगर ये आयनिक बॉन्ड में भी हम लोग देखते हैं कि एनायन और कैटायन के बीच में क्या होगा, कैटायन की वजह से क्या होगा, ये एनायन के शेप को डिस्टॉर्ट कर सकता है। तो इसमें हम लोग इसी डिस्टॉर्शन की वजह से हम लोग बोलते हैं कि कुछ ना कुछ इसमें सर्टन कोवेलेंट कैरेक्टर डेवलप हो रहा है। अगर ज्यादा वो कैटायन डिस्टॉर्शन कॉज कर पा रहा है, ठीक है, तो उसमें ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर आएगा। जितना कम से कम डिस्टॉर्शन हो, उतना कम कोवेलेंट कैरेक्टर आएगा। रीजन क्लियर हुआ कि ये क्यों कोवेलेंट कैरेक्टर डेवलप हो रहा है, ये बताओ। हेलो, Yes, sir. क्यों कोवेलेंट कैरेक्टर डेवलप हो रहा है आयनिक बॉन्डिंग में, बताओ तो। सर क्योंकि कैटायन बहुत छोटा और एनायन बहुत बड़ा, हाँ तो इसीलिए डिस्टॉर्शन हो रहा। कैटायन क्या कर सकता है, वो एनायन के शेप को डिस्टॉर्ट कर सकता है, ठीक है, उसके शेप को चेंज कर सकता है एक्चुअल में। तो जितना ज्यादा वो डिस्टॉर्शन कॉज करेगा, उतना ही ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर डेवलप होगा, और जितना कम से कम डिस्टॉर्शन होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर उतना कम होगा। समझ आया बात। वही चीज हम लोग यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं, कंपेयर करने का कोशिश कर रहे हैं। तो ये पोलराइजिंग पावर बेसिकली क्या हुआ कि कैटायन का वो एबिलिटी होता है कि कितना ज्यादा से ज्यादा वो क्या कर सके, एनायन के शेप को डिस्टॉर्ट कर सकता है। तो जितना ज्यादा अगर वो डिस्टॉर्ट करेगा तो उसका पोलराइजिंग पावर उतना ज्यादा होगा, जितना कम डिस्टॉर्ट कर पाएगा तो उसका पोलराइजिंग पावर उतना कम होगा। तो पोलराइजिंग पावर बेसिकली हम लोग कैटायन का कंपेयर कैसे करते हैं, तो ये जो पोलराइजिंग पावर है इसको हम लोग फाई से डिनोट कर रहे हैं। ये हुआ कैटायन का पोलराइजिंग पावर, पोलराइजिंग पावर। तो इसको हम लोग कंपेयर करते हैं, ये होता है वही चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये चार्ज बाय साइज रेशियो हम लोग बोल देते हैं, ठीक है। तो ये देखो, फाई जो पोलराइजिंग पावर है, यहाँ पे जब दोनों को कंबाइन करके लिखें, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, और फाई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, आयनिक साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इन दोनों को जब कंबाइन करके लिखोगे तो हम लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं कि ये पोलराइजिंग पावर जो है कैटायन का, वो सिंपली किसके इक्वल होगा, चार्ज बाय साइज रेशियो से डिटरमाइन होगा। चार्ज बाय साइज रेशियो, किसी भी कैटायन का चार्ज बाय साइज रेशियो जितना ज्यादा हुआ, उसका पोलराइजिंग पावर उतना ज्यादा, और उसके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा, उतना ज्यादा, उस कंपाउंड के अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ज्यादा डेवलप होगा। जैसे यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, ये Na+ और Al3+, यही वाला एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं, है ना। NaBr और AlBr3 यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं हम लोग। देखो, ये Na+ और Al3+, दोनों में एनायन तो सेम है, यहाँ भी Br-, ये भी Br-। अब देखो यहाँ पे एनायन अगर सेम है, कैटायन यहाँ पे डिफर कर रहा है। अब ये Na+ और Al3+ में हमको कंपेयर करना है, किसका पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगा, बताओ तो। तुम लोग खुद ही कंपेयर करके बता सकते हो।
Na प्लस और Al3 प्लस में पोलराइजिंग पावर किसका ज्यादा है? Al3 plus. Al3 प्लस का, क्योंकि एक तो इसके पास चार्ज भी ज्यादा है Al3 प्लस के पास, Na प्लस के पास एक ही पॉजिटिव चार्ज है, Al3 प्लस के पास 3 पॉजिटिव चार्ज है। तो चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो है ही। दूसरा साइज, साइज अगर हम इन दोनों का कंपेयर करें, ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है, साइज किसका ज्यादा होगा? Na प्लस या Al3 प्लस, किसका साइज बड़ा है? Na Na प्लस का साइज बड़ा है, ठीक है। Al3 प्लस का साइज क्या होगा? Na प्लस के कंपैरिजन में काफी छोटा होगा। तो यहाँ पे साइज फैक्टर भी इसको सपोर्ट कर रहा है, पोलराइजिंग पावर को, और चार्ज वाला फैक्टर भी सपोर्ट कर रहा है। तो जब हम लोग चार्ज बाय साइज रेशियो जब कंपेयर करेंगे, तो इसका चार्ज बाय साइज रेशियो क्या होगा? Al3 प्लस का बहुत ज्यादा हाई होगा, जिसकी वजह से हम लोग बोलेंगे कि Al3 प्लस में क्या है? हाई पोलराइजिंग पावर। तो ये जो कैटायन है, इसका पोलराइजिंग पावर बहुत ही ज्यादा होता है। और पोलराइजिंग पावर अगर इसका बहुत ज्यादा है, तो ये Br माइनस के शेप को क्या कर सकता है? Na प्लस के कंपैरिजन में काफी हद तक ये डिस्टॉर्ट कर देगा, ठीक है। क्योंकि जितना ज्यादा उसके अंदर चार्ज डेंसिटी होगा, ये जो चार्ज बाय साइज रेशियो हम लोग बोल रहे हैं, ये चार्ज बाय साइज रेशियो बेसिकली क्या बता रहा है? ये तो चार्ज डेंसिटी बता रहा है। तो कैटायन के अंदर जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी होगा, उतना ही ज्यादा वो क्या कर सकता है? एनायन के शेप को डिस्टॉर्ट कर सकता है। और इसलिए हम लोग बोलते हैं कि जितना ज्यादा डिस्टॉर्शन कॉज करेगा वो एनायन के शेप में, उतना ही ज्यादा उसका पोलराइजिंग पावर होगा। और जितना ज्यादा पोलराइजिंग पावर, उसके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा? उतना ज्यादा डोमिनेट करेगा। तो इसमें हम बोल सकते हैं कि हाई कोवेलेंट कैरेक्टर, हाई पोलराइजिंग पावर की वजह से क्या होता है? कोवेलेंट कैरेक्टर क्या करता है? डोमिनेट कर जाता है। और कोवेलेंट कैरेक्टर अगर डोमिनेट करेगा, तो ऑब्वियसली उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जा रहा है? देख रहा है ना, मेल्टिंग पॉइंट में काफी ज्यादा डिफरेंस आ गया, ठीक है। समझ आया रीजन? यस और नो? Yes, sir. क्लियर है? अब एक्सप्लेन कर पा रहे हो ना डिफरेंस? अब अगर कहीं पूछा जाएगा NaBr और Al-Br3 प्लस, ये Al-Br3 में क्यों ये मेल्टिंग पॉइंट का इतना ज्यादा डिफरेंस है, तो इसको हम लोग देखो वही फजांस रोल से ही हम लोग डिस्क्राइब करते हैं, इसको एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। तो ये तो था कैटायन के केस में। अब एनायन के केस में कैसे बोलोगे? ये नोट कर लियो तुम लोग? बताओ, नोट किया अभिषेक? यस सर। अभिषेक, आवाज आ रहा है? यस सर, आ रहा है। आज तो दिक्कत नहीं है आवाज में? नो सर। चलो नोट कर लियो यहाँ तक। कहीं डाउट होगा तो बोलना तुम लोग, ठीक है। किसी को भी डाउट है तो पूछ सकते हो, यहाँ तक अभी तक जितना भी बताया, अगर डाउट है तो पूछ सकते हो फटाफट। सर फाई कैसे निकालते हैं? एक और बार बोला। फाई हम लोग को कैलकुलेट नहीं करना, हम कंपेयर कर सकते हैं। ये चार्ज बाय साइज रेशियो होता है ना, चार्ज बाय साइज रेशियो, वो हम लोग को कैलकुलेट नहीं करना है, हम लोग जस्ट कंपेयर करेंगे, ठीक है। वो कैलकुलेट नहीं करना रहता है, वो चार्ज बाय साइज रेशियो होता है, चार्ज डेंसिटी उसको बोलते हैं ओवरऑल, ठीक है। वो तुमको कहीं कैलकुलेट करने नहीं बोला जाएगा कि इसका फाई निकालो ये, ठीक है। बस हम लोग यस जैसे सर। यहाँ पे NaBr और Al-Br3 में कंपेयर कर लिए ना, Na प्लस और Al3 प्लस का फाई तो कंपेयर कर लिए। जैसे यहाँ पे फाई हम लोग किसके लिए यूज करेंगे? पोलराइजिंग पावर, वो कैटायन के लिए यूज होगा। तो यहाँ पे Na प्लस और Al3 प्लस में हम लोग कंपेयर तो कर लिया आसानी से, किसका फाई ज्यादा है यहाँ पे? पोलराइजिंग पावर किसका ज्यादा है Na प्लस और Al3 प्लस में? बताओ। Al3 प्लस। तो उसी तरह हम लोग कंपेयर कर सकते हैं, कैलकुलेट करने कहीं नहीं बोला जाएगा, उसका कोई सेंस नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया। देखो कैटायंस के लिए हम लोग पोलराइजिंग पावर यूज करेंगे, एनायंस के लिए पोलराइजेबिलिटी यूज करते हैं। तो पोलराइजेबिलिटी क्या होता है? ये देखो, द टेंडेंसी, इसको साथ साथ लिखते जाना, द टेंडेंसी ऑफ एन एनायन टू बिकम पोलराइज्ड, या फिर टू गेट डिस्टॉर्टेड भी हम लोग बोल सकते हैं। द टेंडेंसी ऑफ एन एनायन टू बिकम पोलराइज्ड बाय द कैटायन is known as its
पोलराइजेबिलिटी, ठीक है। मतलब कितनी आसानी से, पोलराइज्ड बोलने का मतलब कि डिस्टॉर्टेड भी हम लोग बोल सकते हैं, कि कितनी आसानी से कोई भी एनायन जो है केटायन के द्वारा डिस्टॉर्ट हो सकता है, तो उसका पोलराइजेबिलिटी हम लोग बोलेंगे उतना ज्यादा हाई होगा। तो केटायन का देखो यहाँ पे ध्यान देना, केटायन जो है कितना इजीली किसी भी एनायन को, एनायन के शेप को डिस्टॉर्ट कर सकता है, वो केटायन का पोलराइजिंग पावर हुआ। और एनायन के लिए पोलराइजेबिलिटी यूज करते हैं हम लोग। तो एनायन का पोलराइजेबिलिटी क्या होगा, कि टेंडेंसी ऑफ एन एनायन टू गेट डिस्टॉर्टेड बाय द केटायन, कि किसी भी एनायन का ये टेंडेंसी है कि कितनी आसानी से वो केटायन के द्वारा डिस्टॉर्ट हो सकता है, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं पोलराइजेबिलिटी। अब तुम लोग खुद बताना ये कि केटायन का साइज जितना छोटा होगा और चार्ज जितना ज्यादा होगा, केटायन का साइज जितना छोटा होते जाएगा, उसका पोलराइजिंग पावर क्या होते जाएगा केटायन का, बताना तो। केटायन जितना छोटा से छोटा साइज का होगा, उसका पोलराइजिंग पावर क्या होगा, उतना ज्यादा हाई होगा या नहीं, बोलो। हेलो। यस सर, यस सर। और जितना ज्यादा हाई पोलराइजिंग पावर होगा, उसके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा, उतना ज्यादा हाई होगा। अब यहाँ पे एनायन के केस में देख रहे हैं, एक एनायन हमारा, चलो ये हम अज्यूम कर लेते हैं ये ए माइनस है, ठीक है, इसका साइज इतना बड़ा है। और दूसरा एनायन ये अज्यूम करते हैं ये बी माइनस है हमारा। अब इन दोनों में बताओ तो कौन से एनायन का पोलराइजेबिलिटी ज्यादा है, ए माइनस का या बी माइनस का, बताओ तो। बी बी माइनस। क्यों ऐसा बोल रहे हो? ए माइनस और बी माइनस में किसका पोलराइजेबिलिटी हाई होगा, बताओ, रीजन के साथ बताना जो भी बोल रहे हो आंसर। बताओ आसानी से, पोलराइजेबिलिटी तो अभी हम डिस्कस किए ही, एनायन का पोलराइजेबिलिटी इन दोनों एनायन का कंपेयर करना है। तो कौन आसानी से डिस्टॉर्ट हो सकता है, ए माइनस या बी माइनस, बताओ। सर बी B माइनस। बी माइनस, क्योंकि एनायन जितना बड़ा साइज का होगा यार, बड़ा साइज, बड़ा, अगर एनायन है जितना बड़ा उसका साइज होते जाएगा, तो उसको डिस्टॉर्ट करना उतना ही आसान हो जाएगा ना, समझ रहे हो बात। जितना बड़ा साइज का होगा उसके शेप को चेंज करना उतना ही आसान हो जाएगा, ठीक है, उसको डिस्टॉर्ट करना उतना ही आसान हो जाएगा। तो ये ध्यान देना कि एनायन का साइज जितना बड़ा होते जाएगा, उसका पोलराइजेबिलिटी उतना ज्यादा हाई होगा, और जितना ज्यादा हाई पोलराइजेबिलिटी होगा एनायन का, उसके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर भी क्या होगा, उतना ज्यादा हाई होगा। तो यहाँ पे हम कंक्लूजन लिख रहे हैं, ठीक है, ये तुम लोग देखना, ये जो एनायन और कैटायन के लिए हम लोग बात किए, तो इसको कंक्लूड करके हम लोग कैसे लिख सकते हैं। पहला पॉइंट इसमें हम लोग ये लिख सकते हैं कि द स्मॉलर द साइज ऑफ कैटायन, ये देखना तो ये पॉइंट सही लिख रहे हैं यानी, एंड लार्जर द साइज ऑफ एनायन, greater is the covalent character of the ionic bond। सही स्टेटमेंट है या नहीं, बताओ। केटायन का साइज जितना छोटा होगा और एनायन का साइज जितना बड़ा होगा, तो उतना ही ज्यादा उस आयोनिक बॉन्ड में देखोगे कोवेलेंट कैरेक्टर डेवलप होगा। यस और नो, ये करेक्ट स्टेटमेंट है या नहीं? Yes, sir. क्योंकि केटायन का साइज जितना छोटा होते जाएगा, उसका पोलराइजिंग पावर उतना ज्यादा होगा, और जितना ज्यादा पोलराइजिंग पावर केटायन का, उसका कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ज्यादा। और एनायन के केस में अगर बात करें, तो एनायन का जितना बड़ा साइज होगा, उसका पोलराइजेबिलिटी हाई होगा, मतलब वो आसानी से अब डिस्टॉर्ट हो सकता है, और जितनी आसानी से वो डिस्टॉर्ट होगा, उसका कोवेलेंट कैरेक्टर भी क्या होगा, वो इंक्रीज करेगा। तो ये स्टेटमेंट क्लियर है ना सबको, कि जितना छोटा साइज होगा, स्मॉलर द साइज ऑफ केटायन एंड लार्जर द साइज ऑफ एनायन, तो उस आयनिक बॉन्ड का देखोगे कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ही ज्यादा हाई होगा। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें फर्स्ट पॉइंट में? सेकंड पॉइंट देखो, सेकंड पॉइंट हम लोग बोल सकते हैं, द ग्रेटर द चार्ज ऑन द कैटायन
the greater the charge on the cation, the higher is the covalent character of the ionic bond। ठीक है, मतलब केटायन के ऊपर जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर देखोगे उस आयनिक बॉन्ड का उतना ज्यादा होगा। तो ये तो फर्स्ट पॉइंट में हम बता ही दिए थे कि पोलराइजिंग पावर जो होता है वो चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है केटायन के केस में। तीसरा ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फॉर cations of the same size, for cations of the same size and charge, मान लो दो केटायन ऐसा मिल गया हमको जिसका चार्ज बाय साइज रेशियो ऑलमोस्ट सिमिलर है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे बोलेंगे कि द वन विद द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तब फिर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से वहां कंपेयर करते हैं। द वन विद द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा, n-1 d, और यहाँ पे कुछ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, ये n दे दो, और ns0, ये कुछ इस टाइप का है। यहाँ पे कुछ ये x एज्यूम कर लो। ठीक है, ns0, ये इस टाइप का कॉन्फ़िगरेशन किस में होता है, टिपिकल ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स। इज मोर पोलराइजिंग, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इज मोर पोलराइजिंग देन द वन with a noble gas configuration such as ns2 np6, ये इस टाइप का टिपिकल ऑफ अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ठीक है, ये ध्यान देना। ये देखो ये पॉइंट कहाँ पे एप्लीकेबल होगा, मान लो दो केटायन हैं, दो केटायन ऐसा मिल गया जिसमें हम लोग डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हम ले रहे हैं यहाँ पे ये पॉइंट लिख लियो तुम लोग पहले। हेलो हेलो, Yes, यस sir. सर। आवाज आ रहा है या नहीं तुम लोगों को? यस सर, आ रहा है। पहले इस पॉइंट को लिखो फिर एक्सप्लेन करते हैं इसका मतलब क्या हुआ। सर NS0 लिखे हैं क्या? क्या बोल रहे हो? ट्यूब में सर, सर ये हाँ बोल। NS0 लिखे हैं क्या? हाँ NS0, लिखो फटाफट फिर इसको एक्सप्लेन करते हैं इसका मतलब क्या है।
हो गया? कुछ बोलते नहीं हो यार तुम लोग। सर बोल रहे हैं कि मतलब इसमें अभी हम लोग कैटायन इसको एनायन से ही नहीं कर सकते, कंपेयर करके नहीं बता सकते कौन सा किसका ज्यादा कोवेलेंट बॉन्ड होगा। अभी हम बता रहे हैं एक्चुअली में क्या होता है, कैसे कंपेयर करना है वो बता रहे हैं अभी। पहले सारे पॉइंट लिख लो। लिख लिए? यस सर। ठीक है, सब लोग लिख चुके हो ना यहाँ तक? अभिषेक लिख लिया? यस सर। चलो लास्ट वाले पॉइंट का मतलब देखो क्या है। जैसे मान लो हमको दो कैटायन ऐसा मिल गया जिसका कि चार्ज बाय साइज रेशियो ऑलमोस्ट सिमिलर है, तो उस केस में हम लोग कैसे कंपेयर करेंगे? तो उस केस में यही बोला गया है कि जनरली देखोगे कि फॉर कैटायंस ऑफ सेम साइज एंड चार्ज द वन विद द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन n-1d, या सॉरी ये n ही लिख लो, n-1d, n ये n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पे, उससे कोई मतलब नहीं है। n-1dn ns0 typical of transition metals is more polarizing than the one with a noble gas configuration, मतलब अल्कली मेटल। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल हम लोग इस टाइप का केस ले रहे हैं, ये एक कंपाउंड ले लिया हम लोग NaCl और दूसरा कंपाउंड ले लिया हम लोग CuCl। इसमें हमको कंपेयर करना है किसका किसके अंदर कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, Na प्लस में, ये NaCl में या CuCl में? बता सकते हो तुम लोग किसका कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा? यही चीज कॉपर। यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो Cl-Cl-, एनायन तो दोनों में सेम है, एनायन से तो कंपैरिजन हो नहीं सकता है। Cl-Cl- दोनों में एनायन सेम है, तो एनायन से तो कंपेयर करेंगे नहीं हम लोग। यहाँ पे कैटायन से ही कंपैरिजन हो सकता है। तो फर्स्ट वाले केस में कैटायन हमारा Na प्लस है और सेकंड वाले केस में कैटायन हमारा Cu प्लस है। अब इस केस में देखना, चार्ज तो दोनों का बराबर है और साइज जो होता है ना, साइज भी ऑलमोस्ट दोनों का सेम है। Na प्लस और Cu प्लस का साइज भी ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। तो यहाँ इसी केस के लिए बताया गया है, जब तुम Cu प्लस का कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो Cu प्लस का कॉन्फ़िगरेशन कैसा आएगा बताओ तो, और Na प्लस का, दोनों का कॉन्फ़िगरेशन लिख के बताना तुम लोग। Na प्लस का कॉन्फ़िगरेशन कैसा आएगा? नियॉन के कॉन्फ़िगरेशन के इक्वल आएगा, यस और नो? Yes, sir. और Cu प्लस का कॉन्फ़िगरेशन अगर लिखोगे तो ये क्या आएगा? आर्गन का कॉन्फ़िगरेशन, इसके बाद क्या आएगा? 3d10, क्योंकि s का 4s में जो एक इलेक्ट्रॉन था वो तो निकल चुका है इससे, देख लो, यस और नो? Yes, sir. तो यहाँ पे इसी चीज के लिए बोला गया है। इसका जो कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा Na प्लस का, तो Na प्लस का कॉन्फ़िगरेशन देखो, ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आएगा, ठीक है? इस तरह से एक कैटायन बनने के बाद इसका कॉन्फ़िगरेशन आ गया नोबल गैस जैसा। और ये जब कैटायन बना डी ब्लॉक का कोई एलिमेंट या ट्रांजिशन मेटल का अगर कैटायन बनेगा तो उसमें देखोगे कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस टाइप का आएगा, n-1, ठीक है? ये n-1 और उसमें डी में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है? यहाँ पे देखो, ये इसका डी में एक इलेक्ट्रॉन, डी में 10 इलेक्ट्रॉन है ना, 3 के डी में, n-1 आउटर मोस्ट के जस्ट सेकंड लास्ट सेल में डी में 10 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे हमको कंपेयर कैसे करना है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का यूज करना है। अब हमको पता है कि ये डी जो है, डी में अगर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो डी का शील्डिंग पावर क्या होगा बताओ? डी में अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है तो डी ऑर्बिटल का शील्डिंग पावर क्या होता है? कम। शील्डिंग पावर जो होता है इसका Four. बहुत वेरी पुअर, ये पुअर बोलते हैं हम लोग, पुअर शील्डिंग। तो अगर ये पुअर शील्डिंग होगा तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा इस केस में? इंक्रीज या डिक्रीज? Increase. इंक्रीज करेगा, क्योंकि इसमें देखो एन, इसमें कोई डी ऑर्बिटल नहीं आ रहा है। Na प्लस का जब कोई भी Na प्लस यहाँ पे ले रहा है, जनरली हम लोग अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल दोनों के लिए यूज कर सकते हैं। तो अल्कली या अल्कलाइन अर्थ मेटल के लिए देखोगे उसमें कोई डी ऑर्बिटल, उसका जब भी कैटायन बनेगा तो उसमें कोई डी ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व नहीं होगा। लेकिन जब भी कोई ट्रांजिशन मेटल का जो कैटायन होगा उसमें देखोगे डी ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होंगे, क्योंकि इनर शेल में जो होगा उसका इलेक्ट्रॉन्स डी में प्रेजेंट होगा। तो डी ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट होने की वजह से हम लोग बोल सकते हैं कि उसका शील्डिंग पावर क्या होगा? पुअर। और शील्डिंग पावर पुअर होगा तो
क्या होगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ये क्या होगा इंक्रीज या डिक्रीज, बताओ। जेड इफेक्टिव इंक्रीजेस ना, यस और नो। यस सर। तो अगर जेड इफेक्टिव इंक्रीज कर रहा है, न्यूक्लियस का जो है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वो बढ़ गया है, तो अगर न्यूक्लियस का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया तो पोलराइजिंग पावर उसका क्या हो जाएगा, ये बताना। Na प्लस और Cu प्लस में पोलराइजिंग पावर कंपेयर कर रहे हैं, तो पोलराइजिंग पावर किसका ज्यादा हो जाएगा, बताओ। पोलराइजिंग पावर किसका ज्यादा होगा, Cu प्लस। Cu प्लस का। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि अगर हमको कोवेलेंट कैरेक्टर कंपेयर करना है Na प्लस और Cu प्लस में, तो जितना ज्यादा पोलराइजिंग पावर उसका कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ज्यादा। तो यहाँ पे बोल सकते हैं हम लोग Cu प्लस का कोवेलेंट कैरेक्टर जो है ये Na प्लस से ज्यादा हो गया। तो अगर यहाँ पे हमको कंपेयर करना है, जैसे मान लो कोई कैरेक्टरिस्टिक दे देता है, हमको मेल्टिंग पॉइंट कंपेयर करना है Na प्लस और CuCl, NaCl और CuCl का। तो अगर हमको ये चीज पता चल गया है कि Cu प्लस का कोवेलेंट कैरेक्टर वो Na प्लस से ज्यादा है, तो मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा हो जाएगा बताओ तो, NaCl का या CuCl का। NaCl। यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं ये NaCl का मेल्टिंग पॉइंट जो है ये CuCl से ज्यादा है, क्योंकि CuCl में हम लोग देख चुके हैं इसका कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज हो जाएगा। तो कोवेलेंट कैरेक्टर अगर ज्यादा हो गया तो इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, वो घट जाएगा। और NaCl में हम लोग देख रहे हैं इसमें आयोनिक कैरेक्टर ज्यादा है, तो जितना ज्यादा आयोनिक कैरेक्टर उस कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा। समझ आया ये पॉइंट, लास्ट वाला जो पॉइंट लिखा थे यही है, इसके लिए ये एग्जांपल था NaCl और CuCl। देख लो एक बार। सर हम्म सर लेकिन Na प्लस और Cu प्लस का तो साइज सेम है, तो पोलराइजिंग पावर ज्यादा कैसे हो? वही चीज तो एक्सप्लेन किया ना। तो अगर साइज और चार्ज अगर ऑलमोस्ट सिमिलर हो, चार्ज बाय साइज रेशियो जब ऑलमोस्ट सिमिलर हो, इस टाइप के कैटायन के लिए हम लोग यूज कर लेते हैं ये शील्डिंग इफेक्ट वाला, यूज कर लोगे। अगर इस टाइप का कैटायंस अगर हमको मिल गया कंपेयर करने के लिए, तो यहाँ पे हमको देखना है जनरली जो ट्रांजिशन मेटल के कैटायंस होंगे ना, जो डी ट्रांजिशन मेटल समझ रहे हो ना, डी ब्लॉक वाले मेटल कैटायंस जो होंगे, उनका देखोगे पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगा। पोलराइजिंग पावर ज्यादा होने का मतलब रीजन ये है क्योंकि उनका इलेक्ट्रॉन्स जो है इनर शेल, इनर वाले इलेक्ट्रॉन्स जो है वो डी ऑर्बिटल में प्रेजेंट होता है, और डी ऑर्बिटल का शील्डिंग पावर पुअर है। तो न्यूक्लियस का जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हो रहा होगा, जेड इफेक्टिव जिसको बोलते हैं, वो बढ़ जाएगा ना। तो जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो वो एनायन के शेप को क्या कर सकता है, कंपैरेटिवली Na प्लस के कंपैरिजन में वो ज्यादा डिस्टॉर्ट कर सकता है ना, यस और नो। यस सर। तो जहां पे चार्ज बाय साइज रेशियो सिमिलर होगा, तो वहां पे यही तो बोल रहे हैं, वहां पे ये तीसरा पॉइंट यूज करना है हमको। जहाँ पे जिस टाइप के कैटायंस में हम देख रहे हैं चार्ज बाय साइज रेशियो में हम लोग डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं, तो वहां पे इस तरीके से हम लोग जेड इफेक्टिव के बेसिस पे डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, यस सर। चलो देख लो एक बार इसको। ये तीनों पॉइंट क्लियर हो गया तुम लोगों को फजांस रूल का। इम्पोर्टेंट है, इसका एप्लीकेशन बहुत जगह पूछा जाता है। अभी हम कुछ कुछ क्वेश्चंस भी तुम लोगों को कराएंगे, पहले ये लिख लो पहले इतना तुम लोग। किसी को कुछ पूछना है तो बताओ इसमें। मानसी, यस सर। कुछ पूछना है। हिमांशु, नो सर। चलो हम कुछ कुछ एग्जांपल दे रहे हैं, इसमें तुम लोग बताना तो कंपेयर करके, अगर लिख लिख लियो ना यहाँ तक तुम लोग। चलो हम यस कुछ सर। कुछ कुछ एग्जांपल्स दे रहे हैं। सबसे पहले हम दिए BeCl2 और BaCl2। इसमें कंपेयर करना है मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, बताओ तो। मेल्टिंग पॉइंट BeCl2 या BaCl2 किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा।
बता जल्दी से फटाफट। BCl2। क्या बाकी लोग? सर BeCl2। क्यों? सर क्योंकि सर B सर छोटा है BA से। यहाँ पे देखो केटायन और एनायन दोनों चीज से हम लोग कंपेयर कर सकते हैं, तो एनायन तो यहाँ पे दोनों केस में सेम है, Cl- तो उससे तो कोई कंपैरिजन हो नहीं सकता है। तो केटायन में देखेंगे हम लोग, तो केटायन में हम लोग चेक करते हैं पोलराइजिंग पावर। तो इसमें केटायन हो गया Be2+ और इसमें केटायन है हमारा Ba2+। तो Be2+ और Ba2+ में ऑब्वियसली पोलराइजिंग पावर किसका ज्यादा होगा? Be2+ का, है ना, क्योंकि चार्ज तो ऑलमोस्ट सिमिलर है, लेकिन साइज क्या है? Be2+ का साइज जो होगा वो Ba2+ के कंपैरिजन में बहुत ही कम होगा। तो साइज क्या है? ये Be2+ का छोटा है Ba2+। तो कोवेलेंट कैरेक्टर किसमें ज्यादा होगा? बेरिलियम क्लोराइड या बेरियम क्लोराइड? ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर किसमें होगा? बोलो। सर BeCl2। BeCl2। तो जितना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर उसका मेल्टिंग पॉइंट उतना कम। तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा हो जाएगा? मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या हो जाएगा बताओ? BaCl2 का। BaCl2 ग्रेटर देन BaCl2। समझ आया ये? कोवेलेंट कैरेक्टर जिसमें जितना ज्यादा उसका मेल्टिंग पॉइंट उतना कम हो जाएगा ना। यस और नो? यस। चलो, तो ये हो गया पहला एग्जांपल। नेक्स्ट तुम लोग खुद बताना। नेक्स्ट कंपेयर करना है क्वेश्चन नंबर 2। CaF2 एंड CaI2 कंपेयर करके बताओ फटाफट। मेल्टिंग पॉइंट ही कंपेयर करना है, किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा? CaF2 और CaI2 में सर CaF2। मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा या कम? सर ज्यादा। ज्यादा। क्यों? रीजन क्या है? सर क्योंकि यहाँ फ्लोरीन सर ज्यादा बड़ा हो। फ्लोरीन ज्यादा बड़ा है। सर आयोडीन छोट से ज्यादा बड़ा होगा। सर ये CaF2 सर इसमें ज्यादा आयोनिक कैरेक्टर होगा। क्या बोल रहे हो यहाँ पे? रीजन ढंग से बोलो ना। ये सर केटायन तो, आयोडीन ज्यादा बड़ा होगा। हाँ केटायन दोनों में सेम है, तो केटायन के बेसिस पे तो कंपेयर नहीं करेंगे। यहाँ एनायन डिफरेंट हो रहा है, तो इसमें एनायन है F- और इसमें एनायन है I-। हमको पता है F- और I- में साइज किसका बड़ा है? I- का साइज। I तो माइनस। जितना एनायन का साइज जितना बड़ा होगा उसके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ज्यादा होगा। तो यहाँ पे I- का साइज बड़ा है, तो इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा आ गया और इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर कम। तो मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा हो जाएगा? CaF2 का ग्रेटर देन CaI2। ऐसे रीजन लिखोगे कि आयोडीन, ये I- का यहाँ पे एनायन का साइज बड़ा है, तो इसका पोलराइजेबिलिटी क्या होगा? हाई होगा। और जितना ज्यादा हाई पोलराइजेबिलिटी, कोवेलेंट कैरेक्टर उसका उतना ही ज्यादा होगा, हाई पोलराइजेबिलिटी। तो एनायन का पोलराइजेबिलिटी जितना ज्यादा हाई होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ज्यादा हाई, और उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? उतना लो। ठीक है, ये ध्यान रखना। तीसरा बताना तुम लोग, Mg3N2 एंड MgF2 फटाफट कंपेयर करो। सर MgF2 ज्यादा मेल्टिंग होगा, मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा MgF2। क्यों? सर क्योंकि MgF2 बड़ा मतलब बड़ा Mg3+ है, Mg बड़ा, Mg+ बड़ा। Mg+ बड़ा है। दोनों में कटायन तो सेम ही है, Mg2+ ही तो है कटायन। यहाँ भी कटायन Mg2+ ही है। यहाँ सर Mg के बेसिस नाइट्रोजन का साइज बड़ा N है। और F का। नाइट्रोजन, यहाँ पे कैटायन और एनायन के टर्म में बात करो, नाइट्रोजन है यहाँ पे। नाइट्रोजन में +3 है। एन
N3 माइनस नाइट्रोजन में +3 क्या क्या बोल रहे हो तुम लोग यार? सर N3 माइनस। तो N3- कौन सा एनायन होता है? नाइट्राइड एनायन है ना? यस सर। ये N3- यहाँ पे एनायन है हमारा, ये नाइट्राइड एनायन इसको बोलते हैं हम लोग। और यहाँ पे जो एनायन है ये F- है। तब तुम लोग को यहाँ कंपेयर करना है N3- और F- दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस हैं या नहीं, बताओ। यस सर। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस में कंपेयर करना है साइज, अगर हमको इन दोनों का कंपेयर करना है, किसका साइज बड़ा है? N3 माइनस N3- का। N3 माइनस तो इसका साइज अगर बड़ा है तो पोलराइजेबिलिटी किसका हाई होगा? N3- का। Mg। क्योंकि जितना यस सर। जितना बड़ा एनायन उसका पोलराइजेबिलिटी उतना ज्यादा हाई, तो मतलब Mg3N2 का कोवेलेंट कैरेक्टर हाई और इसका कोवेलेंट कैरेक्टर MgF2 का कम होगा। तो यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट अगर हमको कंपेयर करना है तो मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या हो जाएगा? मेल्टिंग पॉइंट MgF2 विल बी ग्रेटर देन Mg3N2। समझ आया? यस और नो? यस सर। कंपेयर कर पाओगे ना अब? यस सर। यस सर। चलो, तो यहाँ पे जनरली अभी हम बता रहे हैं कि अगर किसी भी कंपाउंड में तुम लोग देखोगे, आयनिक कंपाउंड में आयनिक कैरेक्टर अगर ज्यादा है तो इससे हम लोग तीन चीज उसके बारे में बोल सकते हैं। आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बोल सकते हैं हाई होगा, क्योंकि हमको जनरली है ये, ठीक है, हर केस में ये एप्लीकेबल नहीं होगा, इसमें बहुत सारे एक्सेप्शंस भी देखने को मिल सकते हैं। ये जनरल स्टेटमेंट है जनरली, कि अगर आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होता है तो हम लोग बोल सकते हैं मैक्सिमम केसेस में क्या होगा, उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा। और उनका सॉलिबिलिटी जो होगा किसमें? वाटर में। जनरली यहाँ पे सॉलिबिलिटी हम बात कर रहे हैं वाटर में, क्योंकि आयनिक कंपाउंड्स के बारे में तुम लोग पढ़े होगे कि आयनिक कंपाउंड्स वो पानी में सॉल्युबल होता है ना। लेकिन बहुत सारे आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो पानी में सॉल्युबल नहीं होता है। इनसॉल्युबल कंपाउंड्स के बारे में भी तो सुने होगे, जो प्रेसिपिटेट बनाता है वाटर में। यस नो? जैसे यस सर। PbSO4, बहुत सारे प्रेसिपिटेट्स, बेरियम क्लोराइड हो गया, BaCl2। तो कुछ कुछ आयनिक कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जो कि सॉल्युबल ही नहीं होते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल भी सॉल्युबल नहीं होता है, बहुत ही थोड़ा अमाउंट सॉल्युबल होता है, ठीक है। तो वो सब KSP के टर्म में हम लोग पढ़ते हैं इसको, तो वो आयनिक इक्विलिब्रियम में बताया जाएगा। तो जनरली हम लोग बोलते हैं कि जितना ज्यादा आयनिक कैरेक्टर होगा उसका सॉलिबिलिटी इन वाटर क्या होगा, उतना ज्यादा हाई होगा। कंपेयर करने के लिए जस्ट हम बता रहे हैं, आयनिक कैरेक्टर अगर ज्यादा हुआ, आयनिक कैरेक्टर किसी भी कंपाउंड में ज्यादा हुआ तो उसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाई, सॉलिबिलिटी इन वाटर हाई, और उसका देखोगे थर्मल स्टेबिलिटी। थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब स्टेबिलिटी टू हीट, हीट करने पे स्टेबिलिटी अगर कंपेयर करना है तो थर्मल स्टेबिलिटी भी क्या होगा, उतना ज्यादा हाई होगा उसका। तो जनरली ये तीन तीन चार चीज हमको कंपेयर करने बोला जाता है, तो ये सब चीज हम लोग फजांस रूल के बेसिस पे कंपेयर कर सकते हैं कि आयनिक कैरेक्टर जितना ज्यादा हुआ तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाई, सॉलिबिलिटी इन वाटर हाई, थर्मल स्टेबिलिटी हाई होगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर तुमसे पूछा जाए Na2CO3 और CaCO3 में, यहाँ पे कंपेयर करना है कि थर्मल स्टेबिलिटी किसका ज्यादा होगा, बताओ तो। थर्मल स्टेबिलिटी फटाफट कंपेयर करके बताओ, कौन से कंपाउंड का थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा होगा? सर Na2CO3 Na2CO3। क्यों? रीजन भी बोलते जाओ। सर क्योंकि चार्ज Na प्लस का कम है Ca2 प्लस। यहाँ पे कैटायन Na+ है, एनायन तो दोनों में सेम है, यहाँ पे कैटायन है Ca2+। तो यहाँ पे देखोगे Ca2+ का क्या है, चार्ज बहुत ही ज्यादा है, 2+ चार्ज है, ठीक है। तो चार्ज ज्यादा होने की वजह से इसमें पोलराइजिंग पावर, अगर इन दोनों कैटायन का तुमको कंपेयर करना है Na+ और Ca2+ का, पोलराइजिंग पावर किसका ज्यादा हो जाएगा, बताओ। Ca2 प्लस। Ca2+ का पोलराइजिंग पावर हाई होगा, हाई पोलराइजिंग पावर।
और जितना ज्यादा हाई पोलराइजिंग पावर कैटायन का, उसके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर भी क्या होगा, क्या होगा कोवेलेंट कैरेक्टर, मोर जा मोर मोर कोवेलेंट कैरेक्टर। तो इसके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा हुआ, तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा हुआ तो मतलब यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, स्टेबिलिटी का कंपैरिजन करना है, मोर कोवेलेंट कैरेक्टर। तो ज्यादा स्टेबल क्या होगा, थर्मल स्टेबिलिटी किसका ज्यादा हो जाएगा बताओ, Na2CO3 का ना, यस Na2CO3 ग्रेटर देन CaCO3। और ये तुम लोग पढ़े भी होगे कि Na2CO3 को अगर हम लोग हीट करते हैं सोडियम कार्बोनेट को, तो नो इफेक्ट, ये डिकम्पोज ही नहीं करता है। लेकिन कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हीट करोगे, तो ये पढ़े होगे ना, कैल्शियम ऑक्साइड और प्लस CO2 गैस में डिकम्पोज कर जाता है, यस और नो। कैल्सिनेशन यस रिएक्शन, कैल्सिनेशन प्रोसेस याद है। Yes, sir. तो कैल्शियम कार्बोनेट को Yes, अगर sir. हीट करोगे तो कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज कर जाता है CO कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 गैस में। लेकिन Na2CO3 को अगर हीट करोगे तो ये डिकम्पोज नहीं करेगा, नो इफेक्ट। तो देख रहे हो ना, थर्मल स्टेबिलिटी, हम लोग हीटिंग इफेक्ट का ही वो एक पार्ट हुआ, थर्मल स्टेबिलिटी, हीट करने पे वो कितना स्टेबल रहेगा वही चीज कंपेयर कर रहे हैं। तो ये हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं या नहीं फजांस रूल से, अगर तुमसे एक्सप्लेनेशन पूछा गया कि ऐसा क्यों हो रहा है तो आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हो अब, यस यस और नो। Yes, sir. बोलो, कोई कुछ बोल रहा था। चलो एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, एक है बेरियम हाइड्रोक्साइड और दूसरा है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसमें हमको कंपेयर करना है सॉलिबिलिटी इन वाटर। चलो फटाफट बताओ तो, सॉलिबिलिटी हम लोग कंपेयर कर रहे हैं वाटर में। सर, हम्म बैरियम हाइड्रोक्साइड का ज्यादा होगा। बेरियम हाइड्रोक्साइड का सॉलिबिलिटी जो है वाटर में बहुत ही ज़्यादा होगा, BaOH होल ट्वाइस, ये बहुत ज़्यादा सॉल्युबल है। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इसका सॉलिबिलिटी वेरी लेस होता है, कि ऑलमोस्ट इसको हम लोग प्रेसिपिटेट के फॉर्म में भी देख सकते हैं, वेरी लेस सॉलिबिलिटी। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का सॉलिबिलिटी जो होगा बहुत ही लेस होगा वाटर में। तो इसलिए यहाँ से एक और चीज़ हम लोग कंपेयर कर सकते हैं कि अगर बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में तुमको पूछा गया, तो यहाँ पे देखोगे कि इसका सॉलिबिलिटी पानी में बहुत ज़्यादा है, तो पानी में ज़्यादा है तो ये Ba2+ और OH- में आसानी से ये टूट सकता है ना। तो जितना ज़्यादा OH- प्रोड्यूस करेगा, इसका बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा, उतना ज़्यादा हाई होगा, यस और नो। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का देखोगे पानी में सॉलिबिलिटी ही कम है, अगर सॉलिबिलिटी कम है तो ये OH- उतना ज़्यादा प्रोड्यूस कर पाएगा क्या, बोलो बोलो। No, sir. तो अगर OH- ये प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है, तो यहाँ पे अगर हमको बेसिक स्ट्रेंथ भी अगर कंपेयर करने बोला जाए, तो ये इसको भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। बेसिक स्ट्रेंथ किसका ज्यादा हो जाएगा बताओ, बेरियम हाइड्रोक्साइड का या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। Barium hydroxide. तो यहाँ पे देखोगे बेरियम हाइड्रोक्साइड एक तरह से हम लोग स्ट्रॉन्ग बेस की तरह बोल सकते हैं, लेकिन मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड तुम लोग पढ़े होगे ये वीक बेस होता है, पढ़े हो उसके बारे में। यस सर। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग वीक बेस के कैटेगरी में रखते हैं, लेकिन बेरियम हाइड्रोक्साइड ये एक तरह से स्ट्रॉन्ग बेस के कैटेगरी में आता है, ठीक है। तो इसको हम लोग मोर और लेस, इसके कंपैरिजन में तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस है। अल्कली मेटल के कंपैरिजन में ये वीक हो गया बेरियम हाइड्रोक्साइड, लेकिन मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के कंपैरिजन में इसका बेसिक स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा हाई होगा। क्लियर है। तो ये सारे एप्लीकेशंस हो गए फजान से रूल के, देख लो एक बार अच्छे से कैसे कैसे अप्लाई करना है इसको। किसी पॉइंट में अगर कोई दिक्कत आ रहा है तो बताओ। बोलो, हेलो, यस कोई डाउट है किसी पॉइंट में। यस
बोलो जल्दी से। नहीं ना? हेलो। नो सर। चलो फिर ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी हम अगले क्लास में डिस्कस करते हैं, ठीक है? ठीक है। हेलो। यस सर। चलो एंड कर रहे हैं हम।